स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट तो मटेरियल के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, और स्टार्टिंग में एक ही चीज बोलूंगा, दो स्टेट के लोगों के लिए तो बढ़िया है इस टाइम पर, एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरे उत्तराखंड। तो आप दो स्टेट वाले स्पेशली, अभी मेरे को दूसरे स्टेट में भी वैकेंसी है, अभी उनकी बातें बाद में करूंगा, बट इन दो स्टेट्स में वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो 2 साल से 1 साल से अपनी तैयारी कर रहे हैं, भाई साहब आप अपना बेस्ट दे दो। जो 1.5-2 साल से लगे हुए हैं ना बच्चे, क्योंकि मेरे को तो बहुत ऐसे सारे बच्चे पता है जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब आपका ही टाइम ही है, तो अपना है ना एग्जाम अच्छे से निकाल लो और अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चंस की, तो स्टूडेंट तो मिडिल के हम अराउंड 36 क्वेश्चन कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 37 देखो आप, और ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते नहीं है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। इन अ यूनिएक्सियल टेंशन टेस्ट ऑन अ माइल्ड स्टील पाथ, द लीडर्स लाइन विल बी। देखो यूनिएक्सियल का मतलब क्या है भाई, एक डायरेक्शन में लगा हुआ है। यूनिएक्सियल का मतलब क्या है, एक डायरेक्शन में लगा हुआ है। In a uniaxial tensile test on a mild steel bar, the Lewis line will be। अभी ल्यूडर्स लाइन क्या होती है, देखो अगर हम देखें तो ये आपका, जब हम अपना मटेरियल पर कोई यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, जो आपकी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, जब उस पर हम क्या कर रहे हैं, माइल्ड स्टील पर टेस्ट कर रहे हैं। और कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं। कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, टेंसाइल टेस्ट। वही जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलता है जिस टेस्ट से। अब इसलिए बोला कि जब आप माइल्ड स्टील बार पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टेस्ट करते हो, या हम अपना टेंशन टेस्ट करते हैं, टेंसाइल टेस्ट करते हैं, तो ये ल्यूडर्स लाइन कहां पर बनती है, तो ये ल्यूडर्स लाइन कहां पर बनती है। तो देखो होता क्या है, अगर हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की बात करें तो उसमें क्या होता है, हम अपना स्टील का सैंपल इस तरीके से फिक्स कर देते हैं कि हमारा स्टील सैंपल है, ये आपका यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है जहां पर हम सैंपल को फिक्स करते हैं, ठीक है। ये आपका सैंपल है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे जैसे टेंसाइल लोड आप बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप टेंसाइल लोड बढ़ाते जाओगे, मटेरियल के अंदर इलोंगेशन आता रहेगा। मटेरियल के अंदर क्या आता रहेगा, आपका इलोंगेशन आता रहेगा। भाई टेंसाइल टेस्ट लगा रहे हो तो इलोंगेशन आएगा, टेंसाइल लोड लगा रहे हो तो इलोंगेशन आएगा, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हो, कंप्रेसिव लोड लगा रहे हो तो आपका कंप्रेशन आएगा। तो जैसे जैसे हम टेस्ट लगाते हैं तो हमारा क्या मेंबर क्या होता है, जो माइल्ड स्टील का सैंपल है जो हमने लगाया हुआ है, वो धीरे धीरे क्या होता है, आपका लंबा होता जाएगा। क्या होता जाएगा, आपका लंबा हो जाएगा। अब क्या होता है, जब ये इलोंगेशन होता है तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट होता है। आपने एक चीज देखी होगी, अगर मैं अपने हाथ को इस तरीके से मरोड़ दूं, या फिर कोई कुछ भी, अगर हम चीज को, जैसे मान लो एक टिश्यू पेपर है, इस टिश्यू पेपर को अगर मैं मरोड़ता हूं तो आप देखो इसके अंदर कुछ निशान से बन रहे हैं। देखो यहां पर अगर हम इस टिश्यू पेपर की बात करें तो टिश्यू पेपर बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पर ये प्लेन टिश्यू पेपर है, और जैसे ही मैं इसको मरोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो मैंने टॉर्क लगाया है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कुछ निशान से बन रहे हैं, कुछ निशान से बन रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में अपना माइल्ड स्टील में टेंसाइल लोड लगाते हैं, तो द डिटरमिनेशन ऑफ एलोंगेशन या डिफॉर्मेशन, कितना उसके अंदर एलोंगेशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो होता क्या है, सैंपल धीरे धीरे डिफॉर्म करना स्टार्ट करता है। और जहां जहां से ये डिफॉर्म करता है ना, जैसे आप देख सकते हो कि पूरा डिफॉर्म नहीं करता है, जैसे जैसे हम टेंसाइल लोड, आप प्लीज ध्यान से देखना, शुरुआत में सैंपल क्या होता है, थोड़ा सा डिफॉर्म करता है, थोड़ा सा डिफॉर्म करता है, थोड़ा सा, फिर और ज्यादा डिफॉर्म करता है, फिर अगर आप और टेंसाइल लोड लगाओगे तो ये और ज्यादा डिफॉर्म करेगा। तो होता क्या है, इसके अंदर ये ना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाता है, और दैट मींस सैंपल के अंदर ऐसा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आप देखोगे तो इतने पोर्शन में डिफॉर्मेशन आ चुका है और इतने पोर्शन में डिफॉर्मेशन आ चुका है। अगर आप देखोगे तो बीच वाला पोर्शन अभी भी आपका बचा हुआ है जहां पर आपका डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये जो डिफॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं यील्डेड, मतलब इसका भाई साहब डिफॉर्मेशन हो चुका है, और नीचे वाला भी क्या, यील्डेड। और जहां पर जिस पोर्शन में डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, जहां पर कुछ भी निशान से नहीं बन रहे या लाइंस सी नहीं बन रही है, तो हम इसको बोलते हैं अनयील्डेड। मतलब इसमें अभी डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। और यहां पर देखोगे तो अब यहां से लेके यहां तक यील्डिंग हो चुकी है, यहां से लेकर यहां यील्डिंग हो चुकी है, बस थोड़ा सा पोर्शन है जो अनयील्डेड है। अगर आप देखोगे जिस जगह डिफॉर्मेशन होता है, सैंपल में डिफॉर्मेशन होता है, तो सैंपल में निशान बनने स्टार्ट होते हैं, और एक्चुअली निशान नहीं होते, ये होती है आपकी लाइंस। किसी भी चीज को अगर आप खींचोगे तो उसके अंदर निशान बनते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम्स में क्वेश्चन है, और बच्चों को ये पता नहीं था कि सर ये क्वेश्चन आया कहां से, हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं। तो ये जो ल्यूडर्स लाइन होती है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, ये जो आपका यील्डेड पोर्शन होता है जिसमें डिफॉर्मेशन होता है, इसके अंदर है ना 45 डिग्री पर कुछ लाइंस बनती है, ये देखो 45 डिग्री पर,
और कौन से पोर्शन में बनती है, जिसमें डिफॉर्म, जो यील्डेड पोर्शन है। नॉन यील्डेड मतलब अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ, अगर हम कोई चीज खींचेंगे तो जरूरी नहीं है कि थ्रू आउट लेंथ में, समझ रहे हो बात। तो ये आपका क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये टॉपिक किसी भी बुक में लिखा हुआ है नहीं, और ये एग्जाम्स में आया हुआ था क्वेश्चन। इन अ यूनिएक्सियल टेंसिल टेस्ट, मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे आपने एक माइल्ड स्टील का सैंपल टेस्ट करा, टेंसाइल लोड लगाया, तो ल्यूडर्स लाइन क्या होती है, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाइड। दैट मींस जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा होता है, या अगर फोर्स इस तरीके से लगाया, तो जिस पोर्शन में डिफॉर्मेशन होता है ये 45 डिग्री पर लाइंस बन जाती है, और जिस पोर्शन में डिफॉर्मेशन नहीं होता, जिस पोर्शन में डिफॉर्मेशन हो जाता है उसको हम बोलते हैं यील्डेड, क्या बोलेंगे, यील्डेड, और जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, अनयील्डेड। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज एलोंगेशन ऑफ अ मटेरियल, द परसेंटेज एलोंगेशन ऑफ अ मटेरियल फ्रॉम अ डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट इंडिकेट्स। देखो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, अगर मैं आपसे बोलूं ये छोटा सा मटेरियल है, अगर मैं इसको चपटा कर करके फैला दूं, अगर मैं इसका एरिया बढ़ा दूं, लाइक इसको हमने इतना चपटा करा, जैसा आपने देखा होगा जो आप दिवाली पर मिठाई खाते हो, जनरली लोग वैसे भी खाते हैं, मैंने तो मिठाई खा के बहुत बार अपना वेट बढ़ाया, तो मिठाई के ऊपर एक परत चढ़ी होती है, परत, वो परत आपको पता है कैसे बनाई जाती है, वो एक मतलब 2 स्ट्रिप्स के अंदर रखी जाती है, उसको ठोका जाता है। आपने मिठाई को सुना होगा चांदी की परत, चांदी की परत, क्या होता है चांदी की परत, या फिर हमारा जो पेपर फॉइल होता है, जो आप खाना जिसमें पैक करते हो, वो भी पतला सा होता है, उसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम फॉइल बोलते हैं ना, एल्यूमिनियम फॉइल होती है वो। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपने मटेरियल को इतना फोर्स लगाया कि उसका एरिया बढ़ गया, उसका एरिया बढ़ गया, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है आपकी मेलेबिलिटी। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर ये एक बोर्ड है, तो इस बोर्ड का एक स्विच भी होगा, इसके अंदर से एक वायर भी निकल रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है तो इसके अंदर से एक वायर भी निकल रहा होगा, तो उस वायर के अंदर जो इसकी केबल है, एक्चुअली देखो ये बोर्ड है, यहाँ पर साइड में केबल जा रही है, इसकी केबल के अंदर क्या होंगे, पतले पतले तार होंगे, पतले पतले तार होते हैं, लाइक जो तार होते हैं वो क्या होते हैं कि मटेरियल को आपने, ये छोटा सा मटेरियल यहाँ पर तो आपने चपटा कर दिया, और ये छोटा सा मटेरियल आपने लंबा कर दिया। जो वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे, और जो मिठाई हम खाते हैं उसके ऊपर जो परत होती है वो क्या होती है, आपकी चांदी की परत होती है, ठीक है, जो बोली जाती है। और आप एक्चुअली उस चांदी की परत वो मुझे पसंद है नहीं, कभी भी आप है ना उसको सर्च करना वो बनती है कैसे, मतलब मैंने जो देखा हुआ है ना बनते हैं उसको, मैं तो चांदी की परत भी खा नहीं पाता यार, बड़ा अजीब प्रोसीजर है उसका बनने का, क्या बताऊं कैसे बनता है वो, मतलब मैं ये नहीं जानता कि 100% उसी तरीके से बनता है क्या जो मैं जानता हूँ, बट बड़ा अजीब तरीका उस चांदी को परत बनाने का, तो मैं तो मिठाई के ऊपर उसको बिल्कुल पसंद करता ही नहीं हूँ, ठीक है। अब देखो द मटेरियल परसेंटेज एलोंगेशन, जब हम टेंसाइल लोड लगाते हैं इन ए डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट, तो जब आप टेंसाइल लोड लगाओगे तो मटेरियल के अंदर एलोंगेशन होता है। अगर मटेरियल एलोंगेशन हुआ है तो मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी, और अगर मटेरियल आपने फैलाकर चपटा कर दिया, उसका एरिया बढ़ा दिया, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है आपकी, मेलेबिलिटी। तो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट ये क्वेश्चन इतना टिपिकल नहीं था, बट इजी क्वेश्चन था, तो आंसर इसका है डक्टिलिटी, ठीक है। जब ऐसा लिखा हुआ ना एलोंगेशन, एलोंगेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, डक्टिलिटी, और अगर एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो वो क्या होता है आपका, मेलेबिलिटी, ठीक है। द परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया ऑफ अ मेंबर, द परसेंटेज रिडक्शन, अब देखो यहां पर इसने रिडक्शन पूछा है, क्या पूछा आपसे, रिडक्शन, द परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। देखो क्या होता है, अगर कोई मेंबर, जैसे मान लो हम टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं, इस पर आपने फोर्स लगा दिया, इस पर आपने क्या लगा दिया, आपका फोर्स लगा दिया, तो जब फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, ये लंबा हो जाएगा और पतला हो जाएगा, लंबा हो जाएगा पतला हो जाएगा, तो क्या होता है, लेंथ जो होती है वो तो आपकी इंक्रीज हो जाती है। अगर आपने किसी भी मेंबर पर टेंसाइल लोड लगाया तो उसकी लेंथ क्या होगी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली इसने पूछा क्या है कि जब आप किसी भी मेंबर पर टेंसाइल लोड लगाओगे तो नो डाउट उसकी लेंथ तो बढ़ेगी, बट साथ में ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, ये क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ये एरिया क्या हो जाता है आपका, रिड्यूस हो जाता है। अब देखो द परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, जब भी आप टेंसाइल लोड लगाते हो तो एरिया के अंदर क्या होता है, रिडक्शन। जब भी हम टेंसाइल लोड लगाते हैं तो एरिया के अंदर क्या होता है आपका, रिडक्शन। अगर एरिया के अंदर आपका रिडक्शन है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी भी हुआ भाई साहब, ये प्रॉपर्टी भी आपकी डक्टिलिटी ही है। ध्यान रखना, डक्टिलिटी की वजह से एरिया रिड्यूस होता है और लेंथ इंक्रीज होती है। एक्चुअली बच्चा कंफ्यूज आता है, अब इसको क्या बोले, अब इसको क्या बोले कि भाई हमें तो ये पता है कि जब लेंथ इंक्रीज होती है तो उसको डक्टिलिटी बोलते हैं, जब एरिया बढ़ता है तो उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। बट अगर किसी भी चीज की लेंथ बढ़ी तो उसका एरिया हमेशा कम होगा, उसका एरिया क्या होगा आपका, हमेशा कम होगा। तो ये ध्यान रखना, ये भी आपका किसी कारण होता है, ये भी आपका डक्टिलिटी के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
तो आपको याद रखना है कि अगर किसी सैंपल का, किसी भी सैंपल का अगर एरिया घट रहा है और लेंथ बढ़ रही है तो इसके दोनों रीजंस होते हैं डक्टिलिटी ही होते हैं, क्योंकि आज तक हमने डक्टिलिटी ओनली लेंथ के लिए पढ़ा हुआ होता है, आप एरिया के लिए नहीं पढ़ते हो, ठीक है। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली इसका ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। पहले मैं आपको बताता हूं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जिससे हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलता है, उस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में होता क्या है, एक तो आप लोड लगाते हो, आप फोर्स लगाते हो और उसका एलोंगेशन देखते हो। भाई अगर हम बोले कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से हमें क्या मिलता है, जो हम यूटीएम पर माइलिसील का या किसी भी सैंपल का अगर हम उस पर टेंसाइल लोड लगाते हैं तो इससे हमें क्या क्या वैल्यूज मिलती है। एक तो क्या क्या चीजें होती है, एक तो हम उस पर पहले फोर्स या लोड लगाते हैं, फिर हमें एलोंगेशन मिलता है, और इन दोनों की हेल्प से हमें क्या मिल जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा भी इन क्वेश्चंस में आएगा, वो आपसे पूछेगा कि क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं यूटीएम में। भाई एक तो पहले लोड लगाते हैं, लोड की वजह से एलोंगेशन आता है, और लोड और एलोंगेशन हमारे पास है तो हमें क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये तीनों कनेक्टेड है, ध्यान रखना, ये तीनों आपके कनेक्टेड हैं, इन चीजों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, तो जब हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में सैंपल फिक्स करते हैं, वो कुछ इस शेप का होता है, वो सैंपल कुछ इस शेप का होता है। प्लीज ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जब हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जब मैं सैंपल टेस्ट कराया था तो कुछ आई सेक्शन का शेप का सैंपल होता है। अब ये जो इसकी इनिशियल लेंथ है ना, ये जो आपकी इनिशियल लेंथ है, इसको हमने क्या माना, एल नॉट। ये जो आपकी इनिशियल लेंथ है, जब आपने फोर्स नहीं लगाया, इसको हम क्या बोलते हैं, एल नॉट। और इस एल नॉट की जो इनिशियल लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गेज लेंथ। गेज लेंथ, ये जो आपकी इनिशियल एल नॉट है, ये जो आपका इनिशियल एल नॉट है, मतलब जिसमें अभी आपका एलोंगेशन हुआ नहीं है। अब एलोंगेशन अगर हम किसी भी मेंबर का मेजर करेंगे, जब भी हम एलोंगेशन किसी भी मेंबर का मेजर करते हैं तो हमें पहले तो इनिशियल लेंथ चाहिए। तो जब सैंपल की जो इनिशियल लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, गेज लेंथ। अब देखना, द स्टैंडर्ड गेज लेंथ, तो ये गेज लेंथ दोस्त होगी जिसके रिस्पेक्ट में आप एलोंगेशन, मान लो यार कोई बार 10 सेंटीमीटर का है, आप इस बार आपने फोर्स लगाया, ये 12 सेंटीमीटर का हो गया, इस बार आपने फोर्स लगाया, कितना का हो गया आपका, 12 सेंटीमीटर का हो गया। तो ये अब मैं आपसे पूछूं इसमें एलोंगेशन कितना हुआ, तो 2 सेंटीमीटर हुआ, बट इनिशियल लेंथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। तो जो इनिशियल लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, गेज लेंथ। अब ध्यान से देखना, द स्टैंडर्ड गेज लेंथ ओवर व्हिच द एक्सटेंशन टू बी मेजर्ड, मतलब एक इनिशियल लेंथ है, गेज लेंथ है, जिसके रिस्पेक्ट में आप एक एलोंगेशन को या एक्सटेंशन को मेजर कर रहे हो टू डिटरमाइन द परसेंटेज एलोंगेशन। भाई हमें एक इनिशियल लेंथ चाहिए ना, अगर हमें किसी भी चीज का स्ट्रेन चाहिए, किसी मेंबर का स्ट्रेन चाहिए, तो हमें उसकी इनिशियल लेंथ चाहिए और फिर उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि मेंबर कितना लंबा हुआ ऑफ ए सैंपल। अब ध्यान से देखना, एक्चुअली इससे पता है इस क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है, मैं आपको इस क्वेश्चन बता देता हूं। जो सैंपल हम टेस्ट में यूज करते हैं, लाइक मैंने आपसे बोला ये सैंपल आपके सामने है, अब इसकी इनिशियल लेंथ कितनी, एल नॉट, और इसका इनिशियल एरिया कितना है, ए नॉट। अब ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार आया है और बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़कर आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार आया है और बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़कर आता है। एक्चुअली जब भी हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में इस सैंपल को टेस्ट करते हैं ना, तो इस सैंपल का एक प्रोपोर्शन होता है। क्या होता है, एक प्रोपोर्शन होता है। क्या प्रोपोर्शन होता है, लाइक इसकी कुछ इनिशियल लेंथ है एल नॉट, इसका एरिया क्या है, ए नॉट। अब इस ए नॉट इस एल नॉट में एक रिलेशनशिप होता है कि आपको एक ऐसा सैंपल यूज करना है जो गेज लेंथ है, ध्यान से देखना, व्हाट इज एल नॉट, एल नॉट है गेज लेंथ, जो इनिशियल लेंथ है आपकी 5.65 अंडर रूट ए नॉट। आपको एक ऐसा सैंपल यूज करना है टेस्ट में जो ये रिलेशनशिप वेरीफाई करता हो। अगर ये रिलेशनशिप, दैट मींस आपको एक ऐसी लेंथ लेनी है या ऐसा एरिया लेना है कि एलएचएस और आरएचएस आपका एक दूसरे से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आप देखो क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। दैट मींस हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में इस शेप का अगर हम सैंपल लेंगे तो हमें ऐसा सैंपल लेना है कि एल नॉट और ए नॉट का रिलेशनशिप एक दूसरे से वेरीफाई करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड गेज लेंथ, अब देखो गेज लेंथ क्या, इनिशियल लेंथ एल नॉट ओवर व्हिच द एक्सटेंशन टू बी मेजर्ड, एक्सटेंशन मतलब जो एलोंगेशन हुआ है, टू डिटरमाइन द परसेंटेज एलोंगेशन मतलब स्ट्रेन डिटरमाइन करोगे आप ऑफ ए सैंपल
इज इन रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू ए नोड। व्हाट इज ए नोड? दैट मींस जो ए नोड होता है, जो इनिशियल एरिया है, और जो एल नोड है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, वेरीफाई करना है। इसको लिख लो। मैं एक्चुअली पानी पी लेता हूं, मेरे को प्यास लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, आता है एग्जाम्स में। देखो आपको एक चीज मुझ पर भरोसा रखना पड़ेगा, मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो या तो आ चुके हैं या उसके जैसे आएंगे। जैसे एग्जाम्स का लेवल, एक्चुअली आपको पता है यार, इंडिया में आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है बच्चों में। अब कंपटीशन ज्यादा है तो एग्जामिनर के पास ऑप्शन क्या होता है? कंपटीशन ज्यादा है तो एग्जामिनर के पास ऑप्शन होता है कि पेपर को थोड़ा टफ दे दो। टफ देगा तभी तो बच्चा उसको, वरना तो सभी अगर 100 मार्क्स लेके आ जाएंगे तो फिर आप डिसाइड कैसे करोगे किसका सिलेक्शन होगा? फिर आप एज क्राइटेरिया लगाओगे, ये लगाओगे, तो फायदा नहीं उस चीज का। तो फायदा क्या है कि एक ऐसा पेपर दो जिसमें लोग 100% मतलब ना ला पाए, और जिसमें फिर बच्चे को, फिर उनको भी डिसाइड करने में इजी रहेगा। पर कितने भी टिपिकल क्वेश्चन दे देंगे, कुछ तो इजी क्वेश्चन आएंगे इसी। अभी रिसेंटली पता है आपको, अभी रिसेंटली राजस्थान जेईई का एग्जाम हुआ। आप जरा उसका पेपर निकाल के देखना। मैं पढ़ाने में लेट हो सकता हूं, बट इधर से बोलता हूं, पढ़ाया जितना भी है ना उसी में आएगा, उसी से आएगा। पढ़ाने में लेट इसलिए होता हूं, थोड़ी तो प्रॉब्लम्स हैं जिससे इरेगुलरिटी आती है, और दूसरी मैं ज्यादा पढ़ाता हूं। ज्यादा इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि अगर कम पढ़ाया तो उसमें से आएगा नहीं। मैं आज भी है ना, आपको पता है कि मुझे भी प्रेशर है सिलेबस खत्म करने का, बट फिर भी आज तक मैं टाइम पास नहीं करता। जितना सिलेबस में पढ़ाता हूं मैं उतना पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ये जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा तो फिर फायदा नहीं है ना उस चीज का। मतलब उसमें फिर फायदा क्या है? जल्दी जल्दी मैं खत्म कर दूंगा। सोम को मैं 10 लेक्चर्स में आपके क्वेश्चंस खत्म कर दूं, तो ऐसा नहीं होता। सोम के क्वेश्चन 10 लेक्चर्स में खत्म नहीं होते। मेरी यूनिट नंबर 1 ही 7-8 लेक्चर्स में खत्म होगी। तो उससे फायदा ये कि आने वाले 10 साल में यही लेक्चर से क्वेश्चन आने वाले हैं। आप निकाल के देखो ना, राजस्थान जी के एग्जाम पेपर हुआ ना, निकाल के देखो ना यार। बोलने की क्या होता है, निकाल के देखो। उसमें जब बताओ कि सर हाँ आपने ये नहीं पढ़ा है, तो मैं मान जाऊंगा। चलो आज मेरा चैलेंज है, आप हटाओ। आप राजस्थान जी का पेपर निकालो रिसेंटली, या कोई भी पेपर निकालो, आप निकालो तो सही पेपर। आप इतने सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए, पेपर तो निकालो कि सर ये देखो एग्जामिनेशन हुआ था और आपको पढ़ाया में से। आप बोलते ही नहीं हो यार, बोलो तो सही। क्योंकि सीरियसली जो पढ़ा है ना उसमें से आएगा। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग ढंग से पढ़ाई है मैंने, टाइम लेके पढ़ाई है, ढंग से पढ़ाई है। द पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन बाय लीड। अब ये बच्चे क्वेश्चन, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? जो एरिया में, जो क्रॉस सेक्शन में डिफॉर्मेशन होता है उसको लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं, और जो आपका लेंथ में डिफॉर्मेशन होगा उसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं। तो पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल। बच्चे का क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे ना, बहुत टाइम हो गया बच्चे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं यार, या नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्त तो है ही नहीं। ये फाइल अपडेट नहीं करी क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड मुझे टाइम देना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्त तो है ही नहीं, ये तो दिक्कत है। एक सेकंड वेट करो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखते हैं। एक्चुअली वो फाइल गलत अपलोड हो गई थी। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे, बट एग्जाम्स में आते तो कराऊंगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन रेशियो। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको देख रखा हुआ है कितना, एंड पॉइजन रेशियो देख रखा हुआ है 0.34। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना देख रखा है? 1.25 into 10 की पावर 5, 1.25 into 10 की पावर 5। ठीक है, और पॉइजन रेशियो कितना देख रखा हुआ है? पॉइजन रेशियो आपके सामने देख रखा है 0.34। तब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो आपको ध्यान होगा कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कुछ रिलेशनशिप्स बताए थे। किस किस रिलेशनशिप बताए थे? चारों इलास्टिक कांस्टेंट के मैंने आपको अलग अलग रिलेशनशिप बताए थे। अगर हमें देखें, इसने हमसे शियर मॉडुलस G और M पूछा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों के बीच में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन रेशियो एंड शियर मॉडुलस के बीच में, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो G इज इक्वल्स टू E टू 1 प्लस 1। ठीक है, अगर हम इन तीनों का बात करें, किसके बारे में? शियर मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड आपका एंड पॉइजन रेशियो। तो इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? G और M। G क्या है आपका शियर मॉडुलस, G और M इज इक्वल्स टू E अपन में 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। ठीक है, तो यहां से आपको सिंपल सा शेयर मॉडुलस पता लग जाएगा। तो हम देख लेते हैं E क्या देख रखा हुआ है हमारा। E हमारा देख रखा हुआ है 1.25 into 10 की पावर 5 डिवाइड में 2। पॉइजन रेशियो क्या देख रखा है? 0.34, 1 प्लस 0.34, 1.34। ठीक है, तो 1.34 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। 1.34 मल्टीप्लाई बाय 2, 2.68। तो इस वैल्यू को डिवाइड करो 2.68 से, 2.68 से। मैंने नीचे वाला मल्टीप्लाई कर लिया है ना ये, तो दैट मींस 1.25 डिवाइडेड बाय 2.68 व्हिच इज इक्वल्स टू 0.4664। ये आ रहा है 0.4664
4664 है ना, इंटू 10⁵ इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये सिंपल सा आंसर है 0.4664 इंटू 10⁵। ये 105 नहीं है, 10⁵ है। तो आप देख सकते हो कि 42 का जो आंसर हमारा आ रहा है वो 42 का हमारा आंसर दिया आ रहा है। इस क्वेश्चन पर टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जब मैं आपको स्टेज 1 में जब प्री प्लस मेंस के लिए मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको सारे इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में बताया था कि यार इनके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ध्यान रखना। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूं, ठीक है। जब मैं आपको सॉम में इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ा रहा था, मैंने आपको चारों इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ाए थे और फिर इन चारों के रिलेशनशिप बताए थे। मैंने हमने इन चारों के सारे रिलेशनशिप पढ़े थे। लाइक अगर मैं बोलूं कौन कौन से इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं सर? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन्स रेशियो, बल्क मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस, जी और एन। मैं हमेशा इसको जी और एन लिखा हूं, कुछ बुक्स में जी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इन सब के बारे में रिलेशनशिप्स पढ़े, तो आपने कौन कौन से रिलेशनशिप पढ़े हैं सर? एक तो हमने पढ़ा हुआ है E इज इक्वल्स टू 3k 1 - 2। सारे के सारे रिलेशनशिप के चारों इलास्टिक कांस्टेंट आपको रटे हुए होने चाहिए। अगर आपको रटे हुए नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और E इज इक्वल्स टू 2n 1 + μ। अगर आप देखोगे तो इसमें अभी हमें इसके में किस के बीच में रिलेशनशिप मिला है? यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो। अब आप ध्यान से देखना, यहां पर हमें मिला E, K और μ में। यहां पर अगर आपको मिला तो E, N और μ में। चार इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। पहले में मिला हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे रिलेशन बताओ E, K, N में, E, K, N में, क्योंकि इसका देखो आप ये सारे रिलेशनशिप लाइक 3k 1 - 2 μ, E इज इक्वल टू 2n 1 - 2 μ, आप सारे के सारे याद रखते हो। जो आप याद नहीं रखते हैं ना, वो क्या नहीं रखते? 1/E इज इक्वल टू 1/9k प्लस 1/3n। ये रिलेशनशिप आप इंसान मतलब बच्चे याद नहीं रखते और इसको 5 स्टार मान लो। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, इन होमोजेनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल, in a homogeneous isotropic elastic material the modulus of elasticity in terms of g and k। देखो इन्होंने क्या पूछा? E, G और K, N और G, N और G, ठीक है। तो इन्होंने आपसे E, K और N और G के बीच में रिलेशनशिप पूछा है और ये रिलेशनशिप बच्चा याद नहीं रखता है। तो अगर आप देख सकते हो, तो अगर मैं आप देख लो ना, अब ध्यान से देखना, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि ये रिलेशनशिप होता है बट इन्होंने इसकी टर्म्स में भी नहीं देकर रखा हुआ है। दैट मींस इन्होंने आपसे डायरेक्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा। दैट मींस आपको E चाहिए। अब आपको क्या चाहिए? E चाहिए। अब ध्यान से देखना यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ये, है ना। और यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में G लिखा हुआ है और हमारा मतलब जो हमारा, देखो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी N और G से डिफाइन होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपका N और G से डिफाइन होता है। अब आप इसको उल्टा कर लो, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको लिखूं तो 1/E, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, 3 और 9 और 3 का तो ले सकता हूं, प्लस 1 सॉरी 1 देखो इधर 1 + E इज इक्वल्स टू 1 + E इज इक्वल्स टू 1/9k इंटू 3n प्लस 3। आप समझ रहे हो? अगर आप समझ रहे हो ना, देखो इन्होंने क्या करा, नीचे इन दोनों का एलसीएम लेकर रखा हुआ है। अगर आपको ध्यान देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस बहुत इजी है। अगर आप एलसीएम लेके, अगर आपने यही रिलेशनशिप याद रखा और आपने एलसीएम नहीं लिया तो आपको हो जाएगी दिक्कत, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम लेके इसको E को आप क्या कर देना, रिवर्स कर देना। E को आप क्या कर दोगे, रिवर्स कर देना एलसीएम लेके, ठीक है। इसको लिख लो यार, क्योंकि यार रिलेशनशिप लोगों के पास लिखा हुआ नहीं होता है तो इश्यूज आते हैं। आप इस वाला रिलेशनशिप एक्चुअली इन सबको लिखो, आप इसको लिखो, आप इसको लिखो, आप इसको भी लिखो। देखो 1 2 और 3, ये तीनों के तीनों रिलेशनशिप आप लिख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एलसीएम लेके अपना आंसर निकाल लेना, इसका क्या आंसर आ रहा है देख लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
For a linearly elastic isotropic homogeneous material, the number of elastic constant required to relate stress and strain. देखो मैं आपको जो बता रहा हूं वो आप बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? स्ट्रेस क्या है भाई? टेंसर क्वांटिटी है। अब टेंसर क्वांटिटी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बना देता है। जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का, देखो स्ट्रेस का टेंसर क्वांटिटी, टेंसर प्लीज मुझसे मत पूछना टेंसर क्या होती है, मैंने आपको 100 करोड़ बार टेंसर क्वांटिटी बता के रखी हुई, ठीक है? जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन में इन टर्म्स ऑफ टेंसर क्वांटिटी नंबर ऑफ इक्वेशंस बनाते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस बताते हैं, तो जितनी नंबर ऑफ इक्वेशन बनती है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी बन रही है, बहुत सारी नंबर ऑफ इक्वेशंस बनती है। अब ये जो नंबर ऑफ इक्वेशंस बनती है ये होता है जितने भी नंबर, लाइक अगर मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन को इन टर्म्स ऑफ टेंसर क्वांटिटी लिखूंगा, लाइक मैं इसका है ना, जब मैं इन टर्म्स ऑफ टेंसर क्वांटिटी लिखूंगा तो मेरी बहुत सारी नंबर ऑफ इक्वेशंस बनती है इन रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब ये जो नंबर ऑफ इक्वेशंस है ना, ये होते हैं नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। जितनी भी, जब हम टेंसर क्वांटिटी में लिखेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप, तो जितनी भी नंबर ऑफ इक्वेशंस बनती है, जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस बनी उतना ही आपके पास नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट चाहिए किसी भी मटेरियल को डिफाइन करने के लिए। लाइक अगर हम बोले यंग्स मॉडुलस, पॉइसन्स रेशियो, बल्क मॉडुलस, ये इलास्टिक कांस्टेंट है, इनका ये डिपेंडेंट है और दूसरे क्या होता है इंडिपेंडेंट। अब ध्यान से देखना, for a linearly elastic isotropic and homogeneous material the number of elastic constant required to relate stress and strain। देखो भाई साहब, relate का मतलब पता है क्या है? ये जब स्ट्रेस टेंशन से इक्वेशंस बनाते हो ना, आज तक बच्चों को ये नहीं पता कि ये जो नंबर ऑफ इलास्टिक, भाई नंबर आप बोलोगे नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट क्या होते हैं भाई? यंग्स मॉडुलस, पॉइसन्स रेशियो, बल्क मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आपको तो 4 इलास्टिक कांस्टेंट पता है ना, तो ये रिमेनिंग कहां से आते हैं? वैसे कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का इन दोनों को रिलेशनशिप में जब हम आपका इक्वेशंस बनाते हैं, तो ये जो नंबर ऑफ इक्वेशंस होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इन नंबर ऑफ इक्वेशन को बोलते हैं, इन्हीं को हम नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं कि इतने इलास्टिक कांस्टेंट चाहिए। अब कुछ इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं डिपेंडेंट, लाइक आपके जो चारों हैं, और कुछ होते हैं आपके इंडिपेंडेंट। ये जो नंबर ऑफ इक्वेशंस बनती है ना, इसमें टोटल इलास्टिक कांस्टेंट आते हैं, इसमें तो कुछ डिपेंडेंट लाइक जो आपके चारों हैं, और रिमेनिंग क्या होता है आपके इंडिपेंडेंट। आज तक बच्चों को ये नहीं पता कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर 100% पता होगा कि कितने नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट चाहिए, बट इस टॉपिक का मतलब किसी को नहीं पता होगा। अरे भाई स्ट्रेस और स्ट्रेन में इन टर्म्स ऑफ टेंसर क्वांटिटी जो आपके इक्वेशंस आती है उसी को नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो हमने ये पढ़ा हुआ है, बट क्वेश्चंस में बच्चों को समझ, क्योंकि इसने ये पूछा है द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट रिक्वायर्ड टू रिलेट। जब हम स्ट्रेस और रिलेट मतलब जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट चाहिए होते हैं। तो मैंने आपको 3 बता के रखे हैं, कौन कौन से? एक आइसोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक ध्यान से देखिए ना, कौन कौन से? आइसोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक एंड आपका एनाइसोट्रोपिक। अगर हम ऑर्थोट्रोपिक की बात करें या आइसोट्रोपिक की बात करें तो कितने नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए? 2 चाहिए। ऑर्थोट्रोपिक लिए 9 चाहिए, एनाइसोट्रोपिक लिए 21। दैट मींस कि क्या है ये नंबर ऑफ इक्वेशंस है भाई साहब। जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस बनती है वही नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं। इस टॉपिक को बच्चा ढंग से समझता नहीं, आंसर आपको सबको पता होगा। अब देखो इन्होंने आपसे पूछा है कि अगर कोई आइसोट्रोपिक मटेरियल है तो कितने इलास्टिक कांस्टेंट चाहिए आपको? कौन से? इंडिपेंडेंट। कितने चाहिए आपको? 2, क्योंकि इसने आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस पूछा है। अगर ये क्वेश्चन अगर ये पूछ लेता है ऑर्थोट्रोपिक लिए तो आंसर क्या होता? 9, और अगर आपसे एनाइसोट्रोपिक की पूछे तो आंसर क्या होता है आपका? 21। तो प्लीज इन चीजों को थोड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ इंजन, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये सिंपल सा फंडा है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने आपसे एक चीज पूछी हुई है, सबसे पहले आप मुझे बताओ पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज पॉइजन रेशियो, तो आप बोलोगे सर देखो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। ध्यान से देखना, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इन द केस ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल
अंडर यूनिडायरेक्शन, एक डायरेक्शन में आपका एक्स एक्सिस में, इन द केस ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल अंडर यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तब तो स्ट्रेस जनरेट होगा। एक्स डायरेक्शन में आपका रहना फोर्स। अब ध्यान से देखना, आपका ये एक डायरेक्शन है एक्स, इसमें आपका फोर्स लगा हुआ है। प्लीज ध्यान से देखना, क्वेश्चन इजी है बट ध्यान से देखना। द पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू, अब इन्होंने x और y की टर्म में, x और y की टर्म में आपको एक्चुअली ये ऑप्शंस गलत लिखे हैं। एक्चुअली क्या करो यार, उसको एप्सिलॉन सिंबल, हम अगर बोले कि स्ट्रेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अब ध्यान से देखना। इस हिसाब से बोला हुआ है कि क्वेश्चन में x डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, तो इस x डायरेक्शन में कौन सा स्ट्रेन आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इस y डायरेक्शन में कौन सा स्ट्रेन आएगा, लेटरल स्ट्रेन। क्योंकि जो एरिया में स्ट्रेन आता है उसको क्या बोलते हैं, लेटरल। ये जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, लेटरल, और जो लेंथ में आता है उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। जो हमारा लेंथ में जो स्ट्रेन आता है, जो दैट मींस डेल एल बाय एल जो आएगा वो क्या होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल, और जो एरिया में चेंज आता है, जो एरिया में आपका ये आपका स्ट्रेन आएगा उसको क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन। तो इसने आपसे पूछा कि पॉइजन रेशियो क्या होता है। देखो x डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या है, एप्सिलॉन x, दैट मींस लॉन्गिट्यूडनल, दैट मींस नीचे आ जाएगा आपका एप्सिलॉन x, और ऊपर क्या आपका लेटरल स्ट्रेन क्या आपका एप्सिलॉन y। ये एप्सिलॉन y क्या आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो दैट मींस एप्सिलॉन y बाय एप्सिलॉन x इसका आंसर है। और इसको जिसने भी टाइप कराया उसको आपका इसमें एप्सिलॉन सिंबल नहीं मिला होगा, तो उस बेवकूफ ने क्या करा, उसने क्या कर दिया ए लिख दिया। ए क्या होता है, हमारा यंग्स मॉडल्स ऑफ क्लासिक होता है, बट आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। तो आप देख सकते हो ये इसको काट के, ए ऑप्शन को काट के आप लिखना एप्सिलॉन y अपॉन एप्सिलॉन x। भाई पॉइजन रेशियो तो ये होगा ना, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इजी क्वेश्चन है बट टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, इसके लिए जगह चाहिए मुझे। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको थोड़े इश्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको इसी प्रीवियस लेक्चर में भी एक क्वेश्चन कराया था। कभी भी किसी भी मटेरियल के ऊपर हमेशा स्ट्रेस कब जनरेट होता है, या तो उस पर फोर्स लगा हो या उस पर टेम्परेचर लग रहा हो। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो ये मटेरियल है जो दोनों साइड से फ्री है, बोथ साइड फ्री, जो दोनों साइड से फ्री है। अब मैं इसका क्या कर रहा हूं, मान लो टेम्परेचर में बढ़ा रहा हूं। हम तीनों केसेस टेम्परेचर बढ़ाने के लेके चलते हैं। अब आपने क्या करा, इस पर टेम्परेचर बढ़ाया, आपने क्या करा, आपने इस पर टेम्परेचर बढ़ाया। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी लेंथ लंबी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, लेंथ में चेंज आ जाएगा कुछ ना कुछ। और जो चेंज इन लेंथ होता है वो क्या होता है, L ओरिजिनल लेंथ इनटू थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इनटू डेल टी, जो भी टेम्परेचर में चेंज है, L अल्फा डेल टी। अब आप ध्यान से देखना, अब आप क्या है, आपके पास एक मेंबर है जो एक साइड से फिक्स है। देखो हमेशा स्ट्रेस तभी जनरेट होगा जब किसी भी मेंबर का मूवमेंट रुक रहा होगा। यहां पर ये दोनों साइड से फ्री है, तो इसको जितना फैलना था, जितना मूवमेंट इसके अंदर होना था, इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है। जितना ही फैल सकता था, जितना इसके अंदर मूवमेंट होना है, वो इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है। तो इसके अंदर स्ट्रेन तो जनरेट होता है, व्हिच इज इक्वल्स टू L अल्फा डेल्टा। इसका सब डेरिवेशन मैं आपको करा चुका हूं, बट अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो डेरिवेशन का नहीं, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, L अल्फा डेल्टा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे L अल्फा डेल्टा की बात करूं तो यहां पर स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेस नहीं आ रहा। अब आपके पास एक ऐसी बॉडी है जो एक साइड से फ्री है और एक साइड से फिक्स है, तो इस केस में चेंज इन लेंथ भी आता है और स्ट्रेस भी आता है, मतलब दोनों आते हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या आता है, आपके दोनों आते हैं। अब एक केस क्या होता है, ये दोनों साइड से फिक्स है, हमेशा बॉडी के अंदर तभी स्ट्रेस जनरेट होगा जब आपने उसका मूवमेंट रोकने की कोशिश करी। यहां पर मूवमेंट रोक, आपने इसको गर्म कराया, जितना फैल सकता था फैल लिया। अब देखो आपने ऐसे गर्म कराया, यहां से तो फैल जाएगा, बट यहां से इसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, तो यहां पर स्ट्रेन भी आता है, स्ट्रेस भी आता है। अब अगर हम इसकी बात करें, बोथ साइड फिक्स है और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, देखो अगर ये दोनों तरफ से फिक्स है तो इसकी लेंथ में तो चेंज होगा नहीं। अगर कोई मेंबर दोनों साइड से फिक्स है तो उसमें चेंज इन लेंथ तो होगा नहीं, बट यहां पर दोनों साइड से आपने मूवमेंट को रोका हुआ है, तो यहां पर क्या आता है, यहां पर स्ट्रेन तो जीरो हो जाता है, बट यहां पर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो तीनों केसेस हैं, पहले वाले में स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस जीरो है, यहां पर स्ट्रेस कितना है, जीरो। सेकेंड वाले केस में स्ट्रेन की भी कुछ वैल्यू है, स्ट्रेस की भी कुछ वैल्यू है। थर्ड वाले केस में स्ट्रेन जीरो है बट स्ट्रेस की वैल्यू है। अब ध्यान से देखना,
अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इस क्वेश्चन को मैं, ताकि नीचे तक हमें दिख सके। A 40 mm long and 50 mm diameter steel rod fixed between two rigid walls। लो भाई साहब, इसने दोनों साइड से फिक्स कर दिया। आपके पास क्या है, अभी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अभी इसके पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। 100 mm लॉन्ग, 40 mm लॉन्ग और डायमीटर कितना है 50 mm। स्टील रोड है, मतलब सर्कुलर रोड है, वो आपने दो दीवार के अंदर फिक्स कर दी। तो ये थर्ड वाला केस बना। थर्ड वाले केस में क्या था, स्ट्रेन तो 0 था और स्ट्रेस की वैल्यू थी। ठीक है, ध्यान से देखना यार, तभी मजा आएगा। इन दोनों के बीच की देखो, 100 mm लॉन्ग, 50 mm डायमीटर, स्टील रॉड फिक्स बिटवीन टू रिजिड वॉल्स, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना 100 mm। भाई 100 mm लॉन्ग और 100 mm के बीच में इन्होंने फंसा दी एट अ टेंपरेचर, एट अ रूम टेंपरेचर। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको देखा रखा हुआ है। द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रॉड ड्यू टू 100। देखो अब देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेस डिटरमाइन करना सिखाता हूं, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस डिटरमाइन करना नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। देखो ध्यान से देखना, स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, दैट मींस अगर हम डेल एल की बात करें, अगर मैं आपसे डेल एल की बात करूं, स्ट्रेन डेल एल अपॉन एल होता है। देखो एल अल्फा डेल टी, ये चेंज इन लेंथ होता है। अगर आप मैं आपसे पूछूं स्ट्रेन की वैल्यू क्या है, तो स्ट्रेन हमेशा होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो वो अल्फा टी आपके सामने निकलना रहेगा। बट ये जो थर्ड वाला केस है, इसमें आपका स्ट्रेन किसके इक्वल होता है, आपका 0 के इक्वल होता है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं, अब हमने टेंपरेचर स्ट्रेस, देखो यहां पर स्ट्रेन 0 है। अभी ये फॉर्मूला हमारे काम नहीं आएगा, अभी हमें क्या फाइंड करना है, स्ट्रेस अल्फा डेल टी इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये दो फॉर्मूले हैं, अल्फा डेल टी इनटू ई। अब देखो ध्यान से, ये स्ट्रेस का फॉर्मूला, ये स्ट्रेन का फॉर्मूला। इस वाले केस में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 0। बट हां, दोनों साइड से अगर फिक्स है, दीवारों के बीच फिक्स है ना, तो आपका 100% स्ट्रेस डेवलप होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना देखा है, 12 इनटू 10 की पावर -6। चेंज इन टेंपरेचर कितना देखा रखा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इनटू 100। और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना देखा रखा है आपको, ये स्ट्रेस का फॉर्मूला है, स्ट्रेन का फॉर्मूला। इस केस में स्ट्रेन 0 बट स्ट्रेस डेवलप होता है। और अगर हम बात करें आपका इस केस में यंग्स मॉडुलस 2 इनटू 10 की पावर 5, 2 इनटू 10 की पावर 5। ये क्वेश्चन अच्छा है और आता है। तो अगर मैं इनको देखूं ध्यान से, या देखो ना ध्यान से, इस 1 0 को यहां पर ले जाओ, ये 10 की पावर 6 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 12 इनटू 20 तो बचा, इस ये 10 बचा ना, 2 इनटू 20 तो ये क्या था 24, 240। दैट मींस जो सबका स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है वो 240 ज्यादा हो रहा है। पहले लिख लो इसको यार, मैं पानी में लेता हूं। ठीक है, तो जो हमारा स्ट्रेस डेवलप हुआ है वो है 240 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब आपने लिखा होगा, मैं इसका एक बार आंसर देखूं, इसका आंसर लिखा हुआ है या नहीं, 240 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सी आपका आपके सामने आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ, ठीक है, ड्यूरिंग टेंसाइल, आप देखो टेंसाइल टेस्टिंग लिखा हुआ है आपके सामने और आपको ध्यान से देखना है। ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ अ सैंपल इन अ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, द पैरामीटर एक्चुअली, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द पैरामीटर्स एक्चुअली मेजर्ड इंक्लूड। देखो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था, इस क्वेश्चन से थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। जब भी हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को कंडक्ट करते हैं, किसको कंडक्ट करते हैं हम, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को कंडक्ट करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले हमें क्या मिलता है, लोड जो आप लगा रहे हो, उसका हमें क्या मिलता है, इलोंगेशन, और इस इलोंगेशन के बाद हमें क्या मिलता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सबसे पहला जो पैरामीटर्स मेजर होते हैं आपके वो ये होते हैं, लोड एंड इलोंगेशन। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले किसी क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ अ सैंपल इन अ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, द पैरामीटर्स एक्चुअली मेजर्ड इंक्लूड लोड एंड इलोंगेशन। डिफ्लेक्शन की जगह काट के इसको लिख लो इलोंगेशन। एक्चुअली ऑप्शन में तो
डिफ्लेक्शन नहीं मिला रहता, बट डिफ्लेक्शन नहीं होता, एलोंगेशन होता है। लोड एंड एलोंगेशन हम सबसे पहले मेजर करते हैं, ध्यान रखना जो पैरामीटर्स आपके मेजर होते हैं वो सबसे पहले क्या होते हैं, लोड एंड एलोंगेशन। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखोगे तभी मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइजन रेशियो, इफ द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो 0। देखो कभी भी किसी मटेरियल का अगर पॉइजन रेशियो 0 है, सिंपल बात है, पॉइजन रेशियो होता क्या है भाई, अगर हम पूछे पॉइजन रेशियो होता क्या है, सर सिंपल बात है, पॉइजन रेशियो आपका होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब ये तभी पॉसिबल है, जीरो कब होगा, जब आपका लेटरल स्ट्रेन 0 हो जाएगा तो नीचे भी आपका 0। ठीक है, आपका पॉइजन रेशियो तभी 0 हो सकता है जब आपका मटेरियल रिजिड हो, क्योंकि रिजिड में आपका क्या होता है, डिफॉर्मेशन नहीं आता। अब ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चंस हम करेंगे इवनिंग में। मैं आपकी एक अच्छी क्लास इवनिंग में भी लेता हूं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।